पिछले 48 घंटों में 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया। सीरिया की पूरी एयरफोर्स तबाह हो चुकी है। सीरिया का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। हालांकि नेतन्याहू का ये सीरिया अभियान है क्या, इसके बारे में एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि दमिश्क से 20 किलोमीटर की दूरी पर इजरायली टैंक्स की मौजूदगी को लेकर खबर है। आईडीएफ ने दमिश्क के बाहरी इलाकों में कई गांवों में एंट्री हासिल कर ली है। गोलान हाइट्स से सीरिया में इजरायली टैंक शामिल हो चुके हैं और सीरिया में इजरायली एयरफोर्स की 48 घंटों में 300 एयर स्ट्राइक को लेकर खबर है। इजरायल ने सीरिया की पूरी एयरफोर्स को तबाह करने का भी दावा किया है। सीरिया का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि अब इजरायल का ये जो ऑपरेशन क्लीन है उसको लेकर खबर यह कि सीरिया में 300 से ज्यादा ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया जा चुका है। सीरिया के मिग सुखोई विमान को भी ध्वस्त कर दिया गया है। मौजूदा एयरबेस पर कई हेलीकॉप्टर्स को ध्वस्त करने का दावा। पंसर डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया गया है। खुफिया एजेंसी मुख्यालय पर हमलों को अंजाम दिया गया है। सीरिया के कई मिसाइल गोदामों को भी नष्ट कर दिया गया है। यहां तक कि केमिकल हथियार गोदाम पर भी हमले को अंजाम दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इमिग्रेशन और पासपोर्ट इमारत को भी, ऑफिस को भी तबाह करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं, इस वक्त प्रोफेसर संतेश कुमार सिंह हमें फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर ज्वाइन कर चुके हैं। संतेश जी, ये किस स्ट्रैटेजी के तहत इस वक्त ऑपरेशंस को इजरायल अंजाम दे रहा है, ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी तक पिछले 24 घंटे में 300 अलग अलग जगहों पर हमले में टारगेट पूरे तौर पर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को किया गया है। निश्चित रूप से देखिए, आपको समझना पड़ेगा, ऐसा कि नहीं है कि इजराइल का कोई उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है इस अटैक के पीछे। आप देखेंगे इजराइल जब से उस पूरे क्षेत्र में घिरा हुआ, बेसिकली इन एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस जिसको कहता है ईरान, बेसिकली क्या ऐसे देश जो इजराइल को मिटाना चाहते हैं पूरे मैप से, जिनका उद्देश्य है कि इजराइल का एग्जिस्टेंस ही खत्म करना है, वो मिलकर एक साथ काम करें, जिसमें ईरान है, इराक है, सीरिया है, लेबनान है, नॉर्थ वेस्टर्न बेसिकली यमन है, और ये सब पूरा एकजुट होकर एक ग्रुप बनाकर बेसिकली इजराइल के खिलाफ वो काम करना चाह रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति जब इजराइल युद्ध में ऑलरेडी शामिल है, आप देखिए, और जब से शामिल है ये पूरी फोर्सेस उसके खिलाफ मोबिलाइज होकर एक साथ कहेंगे, वो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि इजराइल का एक ऐसी सोच है इजराइल की बेसिकली, जिसके माध्यम से तमाम जो उसके खिलाफ सेनाएं हैं, देश हैं, उन सब पे एक्शन ले रहा है, धीरे धीरे करके एक आगे बढ़ रहा है। चाहे वो हमास हो, चाहे बेसिकली वो आप लेबनान देख लीजिए, लेबनान भी किया, अभी यमन पे हूती जो विद्रोही हैं उन पे भी उसने हमले किए हैं। अब सीरिया वही इसी लाइन पे सीरिया भी चल रहा है। कहीं कि आप देखेंगे पूरे प्रकरण में तो वो चाहता है कि अपने आप जितने अपोजिशन है उसके न्यूट्रलाइज करे। कहीं कि उसका मेन मकसद है कि अभी ये सही समय में जिस तरह की परिस्थितियां सीरिया में चल रही हैं कि एक तरफ कहा कि वहां के राष्ट्रपति भाग गए, मतलब जिस तरह माहौल क्रिएट किया गया है, विद्रोही ने कब्जा कर लिया, ऐसी परिस्थिति में कहीं कि उनको लग रहा है कि अमेरिका के साथ मिलकर सीरिया का जो मजबूत पिलर है वहां हमला कर दिया जाए, सीरिया की रीढ़ हड्डी टूट जाए, आने समय में वो अपने आप को ज्यादा सुरक्षित कर सकेंगे। ये तो हमने नेतन्याहू की बात की, लेकिन पुतिन की अगली रणनीति क्या हो सकती है, इसको लेकर भी आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि एक खबर है कि सीरिया में रूसी नेवल बेस को खतरा है और रूस के टाटस नेवल बेस खतरे में बताए जा रहे हैं। मिस्र लीबिया में नए नेवल बेस बना सकता है रूस। तो असद के बाद पुतिन की अगली रणनीति, खबर को समझिए, जहां टाटस नेवल बेस सीरिया में रूस का सैन्य आधार और इस नेवल बेस से पूरे मध्य पूर्व में रूस नजर बनाए रखता है। हालांकि असद के जाने के बाद टाटस नेवल बेस पर संकट को लेकर खबर बढ़ी है, जहां मिस्र और रूस के बीच जिस तरीके से बड़ा रक्षा सहयोग रहा है, रूस मिस्र को भारी हथियार भी बेच रहा है, रूस मिस्र में नेवल बेस अब बना सकता है और लीबिया के टर्बुक के लिए भी रूस की कई योजनाओं को लेकर दावे किए जा रहे हैं। हालांकि लीबिया के टर्बुक में नेवल बेस रूस जिस तरीके से बनाना चाहता है, इसे किस तरीके से समझा जाए सिंह साहब? देखिए, आपको निश्चित रूप देखिए, ईरान और रशिया ये दो देश हैं जो बेसिकली सीरिया को शुरू से ही प्रोटेक्ट करते चले आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये दोनों देश अपने आप को पूरे इस जो गृह युद्ध छिड़ा है सीरिया के अंदर उससे दूरी बनाकर रखे हुए हैं, चाहे वो ईरान हो चाहे रशिया। उनकी कंपल्सन कि ईरान का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होने की संभावना इजराइल के साथ है और इजराइल के साथ अमेरिका दे रहा, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन में पिछले कई सालों से इन्वॉल्व है। तो ऐसी परिस्थिति में रशिया और ईरान दोनों इस परिस्थिति में नहीं है कि सीरिया को सपोर्ट कर पाए या समर्थन दे पाए। सबसे नंबर एक पॉइंट। नंबर टू, ये आप देखिए कि इजराइल की परिस्थिति जो है पिछले एक साल में मजबूत हुई है, घटी नहीं है। वो जिसको टारगेट किया एक एक करके उनको मिटाता आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका के लिए इजराइल के माध्यम से ही रशिया के उन ठिकानों पर हमला करना इजी होगा जो सीरिया में बेस्ड है या सीरिया में उनको स्पेस नहीं देना है। आप देखिए, सीरिया में कहा जा रहा है विपक्षी जो दल है, जो संगठन है, जो एकजुटता है, वो बहुत तेजी से उभर के सामने आई। सभी एकजुट होकर सेलिब्रेशन मना रहा है, आजादी मना रहे हैं।
कि जो यहाँ पे हमारे बशर अल असद हैं वो चले, उनका शासन हट गया। तो ऐसी परिस्थिति में एक बहुत बड़ा स्कोप है, एक अवसर है बेसिकली इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए, वो अपना कहीं कहीं इनको मिटाने में आगे बढ़ने। सर, लेकिन एक और ग्राउंड रियलिटी का मैं आगे जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि विद्रोहियों ने जिस तरीके से सीरिया पर कब्जा किया है, तमाम एम्युनिशन, उन तमाम चीजों को वो अपने कब्जे में ले रहे हैं।